वेलकम फ्रेंड। आज हम लोग फिर से एक नई चर्चा को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रही। 60-61 सीट का बंटवारा हुआ महागठबंधन की तरफ से और वो पाँच सीट ही ला पाई। तो आज हम फिर से इसका विश्लेषण करेंगे। जानना चाहेंगे हमारे त्रिपाठी सर से कि सर इसका बिहार में क्या कारण है। महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस की तरफ से 60 सीटों में 5 सीट ही ला पाया। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक 100 साल पुरानी पार्टी जो है वो पतन की ओर जा रही है। इसका कैसे आप देखते, इसको किस तरह से आप देखते हैं? अगर देखा जाए तो अगर हम बिहार विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बात करें जी तो एक तो सबसे पहले कि इस गठबंधन में जो इंडिया गठबंधन, कभी यूपीए हुआ करता था, आज इंडिया गठबंधन, अगर प्रधानमंत्री की भाषा में बात करें तो इंडी गठबंधन, इसमें एक तरफ जो मुख्य पार्टियां हैं दो ही नज़र आती हैं महागठबंधन में। एक राष्ट्रीय जनता दल जिसका नेतृत्व बिहार के दो मुख्यमंत्रियों के सुपुत्र तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, और दूसरे देश की सबसे पुरानी मानी जाने वाली पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ये दो मुख्यतः महागठबंधन की ये दो बड़ी पार्टियां हैं। और ये देखने को मिला कि एक तो सीट शेयर को लेकर इनमें एक लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें कांग्रेस के हिस्से 61 सीट आई और ये विवाद नहीं थमा उसका। आप इस गठबंधन में आपस में सहमति नहीं बनी कि आप देखोगे कि 11 सीट ऐसी थी जहां आरजेडी और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों पार्टियां लड़ रही थी। तो इसका मतलब है कि देखा जाए तो कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी जी करते हैं। वो तो खड़गे जी इसमें नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो पीछे का चेहरा हो गए हैं। राहुल गांधी ही फ्रंट से पार्टी को लीड करते हैं और इस तरह से कांग्रेस के में उनको युवा नेतृत्व की छवि बनाने का भी प्रयास किया जाता है। ठीक है। और दूसरी तरफ तेजस्वी जी, और अगर हम इसमें देखें तो गठबंधन में पहली बात तो आरजेडी जो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी थी महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, बिहार इलेक्शन में उसमें जो पारिवारिक अंदर का कलह था जो चुनाव के बाद सबके सामने आ गया, तेज प्रताप के मामले में ये चीज पहले ही क्लियर हो चुकी थी। और चुनाव के बाद तो पार्टी के अंदर का कलह भी सामने आ गया और हो सकता है कि कहीं ना कहीं पार्टी की अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी क्षमता पे उसका असर पड़ा हो। लेकिन अगर हम बात करें, अब हम कांग्रेस की बात करें कि जो पार्टी देश की इतनी पुरानी पार्टी 61 सीटों पे चुनाव लड़ती है और 5 सीटों पर सिमट जाती है। चुनाव से पहले जैसे कि तेज प्रताप यादव जो कि तेजस्वी यादव जी के भाई हैं, उन्होंने कहा था कि इस चुनाव में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो कांग्रेस को लेके उनका आकलन कहीं ना कहीं सही होता हुआ दिख रहा है। और न केवल बिहार, अगर आप देखोगे तो कांग्रेस देश के कई राज्यों में और केंद्र में भी धीरे धीरे बहुत सिमटती जा रही है। वही तो है कि कारण क्या है, इसका बेसिक कारण क्या है? इसका कारण अगर हम देखें तो स्टेट में कोई बड़ी लीडरशिप कांग्रेस के पास नहीं है। चाहे उसका जो भी कारण हो कि पार्टी के बड़े नेतृत्व को, राहुल गांधी को प्रमोट करना चाहते हो और उनको लगता हो कि कहीं कोई ऐसा बड़ा नेतृत्व न उभर के आ जाए कि जो राहुल गांधी से राजनीतिक कद में बड़ा हो जाए। तो एक मुझे बड़ा कारण ये लगता है। चुनाव से पहले जिस तरह से राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर बहुत कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि कैसे जो है फर्जी वोटर्स यहाँ पे क्रिएट किए जा रहे हैं, तो उसका असर भी देखने को नहीं मिला इस विधानसभा चुनाव में। देखिए, चुनाव में क्या होता है कि जनता को जमीनी मुद्दे पे ज़्यादा समझ में आते हैं। ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल मुद्दे उठाओगे या एसआईआर आपने उठा लिया, एसआईआर आधे लोगों को यही नहीं समझ में आया कि एसआईआर है क्या। जो सामान्य जन सामान्य है, ठीक है, जो वोटर भी है, ज़्यादातर तो बिहार में वही वोटर है जो बिहार में रह रहा है। अभी इस बार ऐसा हुआ है कि बिहार चुनाव के समय आपका दीपावली का महापर्व और छठ महापर्व, जो बिहार छठ तो जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व देखा जाए तो
है और उसमें बहुत सारे वोटर जो बाहर थे लेकिन अपने क्षेत्र में लौट आए। तो उन लोगों ने भी मतलब मतदान बिहार चुनाव में किया, लेकिन एसआईआर बहुत जन सामान्य को नहीं समझ में आया इतना। बस वो मान रहे थे कि दोबारा से डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं, दोबारा से दस्तावेज लिए जा रहे हैं और ये जांच की जा रही है कि वोटर सही है या नहीं है। अब बिहार में जो एक पलायन इस चुनाव में मुद्दा बना, चाहे वो प्रशांत किशोर ने उठाया जो कि और बाद में इसकी बात महागठबंधन ने भी की, लेकिन महागठबंधन जो है किसी टाइम आरजेडी सत्ता में रही, उस समय अगर आपने कोई काम इस तरह का क्या उपाय आप अपनाया, जब आज आप सत्ता पक्ष पे सवाल उठा रहे हो तो कभी आप भी सत्ता में रहे हो तो ये सवाल आपसे भी बनता है और जनता इस चीज को समझती है। क्योंकि और जो लोग पलायन करके गए, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रोजी रोजगार के लिए जाके बस गए और जहां बस गए उनका वोटर आईडी कार्ड वहां भी बन गया। और आज वोटर वेरिफिकेशन के टाइम पे उन्होंने इसको इतना जरूरी नहीं समझा। अब जब उनका वोट वहां बना हुआ है, चाहे दिल्ली रह रहे हैं, बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात, जहां भी रह रहे हैं वहां के भी वो वोटर हैं। और आपको पता है कि संवैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे ये नियम है कि एक व्यक्ति एक जगह का वोटर रह सकता है। तो एसआईआर को लोग गलत भी नहीं मान रहे हैं। आपने उसे मुद्दा बनाने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरीके से आपने प्रयास किया, लोगों ने उसे उतनी गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं लिया। लोगों के लिए वाकई में मुद्दा रोजी रोजगार था। तो ये है कि अभी जब राहुल गांधी बिहार आए और जब वो कैंपेन कर रहे थे महागठबंधन की तरफ से, तो बहुत जगह उन्हें जननायक को बोला गया कि जन के भाई नायक हैं, नेता हैं। लेकिन शायद सबको पता है कि जननायक केवल एक ही व्यक्ति हुए जो कि कर्पूरी ठाकुर थे, जो सभी समानता की बात करते थे, समाजवादी विचारधारा के थे। लेकिन इनको राहुल गांधी को भी इस तरह से प्रचारित किया गया जैसे जननायक है, लेकिन वो ऐसी छवि कभी देखने को नहीं मिली कि जिन्होंने कुछ काम किया हो। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इसमें सीधा बात जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर मुझे जो समझ में आती है कि आप अपने पीआर टीम से या आईटी सेल से, हर पार्टी के पास आज के टाइम में सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए पीआर टीम, प्रमोशन के लिए और आईटी सेल रखते हैं और उसके थ्रू अगर आप कुछ फैला दो और आपके समर्थक आपको उस तरह की बात बोलने लग जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब जनता आपको जो चीज मान लेगी आप वो हो। अब आप जैसे आपने कर्पूरी ठाकुर जी का उदाहरण दिया है, इसमें कोई ये मतलब कहने सुनने वाली बात नहीं है और कि वो एक मतलब जन सामान्य के एक बड़े वर्ग के नेता थे और बड़े सामान्य व्यक्ति थे। अब उन दोनों के लाइफ स्टाइल में भी काफी अंतर था। अब बिहार में आके आप एक तो आप ये देखोगे कि हमारे यहाँ राजनीति में एक फैशन का भी ट्रेंड है, कुर्ता पजामा। ठीक है, आप जैसे टी शर्ट वगैरह पहन के, जैसे अगर कोई किसी ऑफिस में जॉब कर रहा है, आप टी शर्ट पहन के चले जाते हो तो आपको उस हिसाब से, अगर सरकारी ऑफिस में हो, किसी कोई अफसर हो या कहीं शिक्षक हो, तो आपको कमतर आंका जाता है। ये लगता है कि नहीं, आप में गंभीरता नहीं है। तो एक नेतृत्व के तौर पे, एक नेता के तौर पे लोग आपको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आपने कर्पूरी ठाकुर की बात करी, एक बिहार की एक बड़ी जनसंख्या है। ठीक है, वो आपको किस तरीके से देखना चाहती, आप जनता का नेतृत्व कर रहे हो तो आपको जनता के मनोभाव को पढ़ना पड़ेगा, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे कि जनता आपके हिसाब से घूम जाए तो ये बड़ा मुश्किल, मतलब जनता जो है वो उनको कुर्ते पजामा में अगर देखती है तो गंभीर हो जाएगी क्या? नहीं, बात वो नहीं है कि आपने टी शर्ट पहन लिया, जैसे इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। ठीक है, आप देखे होंगे कि सर्दी में भी ये टी शर्ट पहन के चल रहे हैं। तो और विपक्ष ये साबित करने में, विपक्ष का भी आईटी सेल है, वो साबित करने में कामयाब हो गया कि ये कोई मजबूती की निशानी नहीं है, ये एक तरह से बेवकूफ़ी की निशानी है। और एक तरह से उनका एक मजाक बन के लोगों के सामने मीम वायरल होने लग गया। और आज के टाइम में यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम की रील हो, वो बहुत हर हाथ में फ़ोन है, लोग उनको देखते हैं और जिस तरीके की चीज़ें उनको ज़्यादा देखते हैं उस तरह की आपकी छवि तैयार हो जाती है। तो आपका जनमानस जिन कपड़ों, मैंने ये नहीं कहा कि आप टी शर्ट पहनिए कि क्या पहनिए, आपकी संस्कृति के अनुरूप आप कपड़े पहनिए और जिन कपड़ों को गंभीर माना जाता है, अच्छा, आपको उस तरीके से वस्त्र भी पहनने होंगे। और जब आप लोगों को बीच में जाएंगे तो जिस तरह
आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, लोग उसी तरह आपको समझेंगे और लोग उसी तरह आपको सुनेंगे। और आप बिहार में आके चुनाव में आप आके बिहार के लोगों की बात नहीं करोगे, आप उसमें इंटरनेशनल मुद्दों की बात करोगे, अडानी अंबानी की बात करने लग जाओगे, तो लोग नहीं समझ पाते हैं। लोगों को वो चीज़ समझ में आती है जो उनसे जुड़ी हुई है। बेसिक चीज। और बिहार एक, जैसे प्रशांत किशोर ने एक बात कही कि बिहार उससे कहीं ज़्यादा गरीब है जितना आंकड़ों में दिखता है। सही बात तो है। आपको उन गरीब लोगों के मनोभाव को समझना पड़ेगा, उसको छूना पड़ेगा। और जब तक आपकी कही हुई बातें उनको दिल को नहीं छू पाएंगी, तब तक आप ये समझ लीजिए कि आप उनको नहीं समझ रहे हो। और आप नहीं समझ रहे हो तो जो आप समझा रहे हो लोग नहीं समझ रहे लोग नहीं हैं। समझ और जब रहे। लोग नहीं समझ रहे हैं, आपकी बातों को समझ ही नहीं रहे, तो आपको वोट कैसे करेंगे? तो आखिर ये राजनीतिक पतन है कांग्रेस का, फिर आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, या पूरी तरह से इसका नामोनिशान मिट जाएगा? क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और अभी प्राय देखा जा रहा है कि चाहे केंद्र में भी हो तो विपक्ष उतना मजबूती है नहीं विपक्ष के अंदर। देखिए, इस लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो विपक्ष पिछले लोकसभा के चुनाव के तुलना में 2019 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखेंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखेंगे, तो विपक्ष पहले से ज़्यादा सीटें आई, तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष की मजबूती की निशानी है। लेकिन जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसका श्रेय भी माना जाता है 2024 के लोकसभा चुनाव को। लेकिन ये मेन रोडों से तो निकल गए, लेकिन जहाँ जो गरीब जनता रह रही है, मेन रोड से जब आप निकल रहे हो, आपके पार्टी के समर्थक, आपके पार्टी के नेता जो कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ाव चाहते हैं, पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो लोग आपके साथ घूमें। आप लोग उन लोगों के बीच में नहीं जा पाए जहां असली जनमानस रह रहा है। असली जनमानस, जब आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो, आप मेन हाईवे से निकल गए, बाहर के रोड से निकल गए, अंदर के आप कस्बों में, गाँवों में, खेतों खलिहानों में आप नहीं पहुंच पाए, और आप गए भी तो केवल फोटो शूट तक सीमित रहा। और जब आप उनके पास तक पहुंच ही नहीं पाए, तो आप उनके मुद्दों को भी नहीं समझ पाए और उनकी मुद्दों की वास्तविकता को नहीं समझ पाए। सही बात है। तो अभी जितने भी कांग्रेस में जो भी नेता हैं, ठीक है, अभी तो बहुत ज़्यादा एक मीम्स आया था पप्पू यादव का, एक रिपोर्टर ही बोल रहा था कि एक पप्पू कम था झेलने के लिए कांग्रेस में, कि दूसरा पप्पू आ गया। ये ना, तो कहीं ना कहीं उसको पप्पू बोल के उसका जो इमेज है, छवि है राहुल गांधी का, वो भी खराब करने का काम किया जा रहा है। और ये कोई नहीं, वो बीजेपी का आईटी सेल ही कर रहा है। आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, इसमें सहमत तो होना पड़ेगा, क्योंकि ये आम लोग भी, आपने कई बार मैंने सुना है कि अरे पप्पू ठीक नहीं है, पप्पू ठीक नहीं है। तो जिस व्यक्ति के सामने आप लड़ रहे हो, जिससे आपकी लड़ाई है, इस समय भारतीय जनता पार्टी में मेन लीड नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, तो आपके अपने व्यक्तित्व को, कद को इस हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा कि लोग उनके पैरेलल आपको काउंट करें, लोग उनके पैरेलल आपको काउंट करें। तो आपको उस तरह से लोगों के बीच जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप चुनाव, एक मौसम आया आप चल दिए। आप की पार्टी एक बड़ी पार्टी है और उसका विस्तार भी है आपके संगठन का। तो आप जिन राज्यों में हारे हुए हो, बेशक उस राज्य में 4 विधायक हैं, 6 विधायक हैं, या कितने भी हैं, आप उन राज्यों का दौरा करिए, और केवल चुनाव में नहीं, आप जाइए, लोगों से जुड़िए, मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए। आपके पास काम क्या है? आपको आपका मतलब परमानेंट काम राजनीति है, ठीक है। और आप कहते हो कि हम जनता के असली सेवक हैं, उनका हम सही से नेतृत्व कर पाएंगे। सबसे कोई हर पार्टी यही कहती कि जनता का सबसे बेहतर भला हम कर सकते हैं, सबसे बड़ा हितैषी हम हैं, सबसे बड़े हितैषी हम हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम तुम्हारा विध्वंस कर देंगे या कुछ बिगाड़ देंगे। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि ये केवल चुनाव में निकलना और फिर लोगों से नहीं मिल पाना, लोगों से नहीं जुड़ पाना, या जनता आपसे जुड़ाव नहीं महसूस कर रही है, जनता आपसे दूर हो रही है। तो जब ये चुनाव के बाद कहीं ना कहीं आत्ममंथन करते हैं, चिंतन किया जाता है, पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, तो इन चीज़ों को सुना जाना चाहिए। और आप पैराशूटर्स कैंडिडेट नहीं बिठाओगे, आपको ज़मीनी कैंडिडेट लेने पड़ेंगे। भारतीय जनता के पार्टी के पास, आप मानिए या नहीं मानिए, आरएसएस एक बड़े कैडर के रूप में काम करता है, और राष्ट्रवाद के
नाम पे या किसी भी तरीके से हम्म, उनकी विचारधारा से लोग इन्फ्लुएंस हैं, प्रभावित हैं और लोग उनसे जुड़ जुड़े रहे हुए हैं। हैं। हाँ, हम्म, तो आपके पास क्या कोई ऐसा संगठन है कि जो जमीन पे काम कर रहा हो, लोगों को जोड़ रहा हो इस तरह की विचारधारा के नाम पे? जिस विचारधारा की आप बात कर रहे हो, हम्म, तो उस विचारधारा पे क्या गली मोहल्ले लेवल पे, बूथ लेवल का कोई आपके पास संगठन है? आपके संगठन का कुछ अस्तित्व है? तो ये बड़ा फैक्टर है कि अगर बूथ लेवल पे काम करने के लिए आपके पास नहीं है, चाहे चुनाव हो या ना हो, हम्म, तो आप ठीक इनका है। फेलियर बार बार देखना ठीक पड़ेगा। है। और मैं थोड़ी सी बात ये भी रख लेता हूँ, आप इतनी बार फेल हो रहे हैं, जहाँ आपकी सरकार हुई वहाँ फेल हुए, ठीक है। ठीक। और भारतीय जनता पार्टी जहाँ कई वर्षों से सत्ता में गायब थी, कई जगह ऐसा भी हुआ कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता में पहुंच रही है, और आप जहाँ बने हुए थे आप उसको लगातार खोते जा रहे हो, तो आपको कारण तलाश करना पड़ेगा और स्टेट की लीडरशिप को आपको सम्मान देना पड़ेगा कि आपके पास स्टेट का कोई बड़ा नेता है तो उसका कद कहीं आपसे बड़ा ना हो जाए, आप उसको दरकिनार कर दे रहे हो, नज़रअंदाज कर दे रहे हो। तो केवल एक व्यक्ति को प्रमोट करने के लिए तो इसमें मतलब कि तो सबको समझने की तो सब जरूरत है। अगर छोटे शब्दों में आपसे मतलब एक वन सेंटेंस में पूछा जाए कि इसको सुधारा कैसे जाए, या सुझाव क्या है आपका कांग्रेस को सही दिशा में आने के लिए और फिर से जनमानस प्राप्त करने के लिए कांग्रेस को क्या करना चाहिए आपके अनुसार? एक तो बूथ लेवल पे इनको अपना संगठन तैयार करना पड़ेगा, जो इनका छात्र संगठन है, जैसे एनएसयूआई हो गया, ठीक है। ठीक है। इन्होंने संगठन में चुनाव शुरू किए हुए थे किसी टाइम में, अगर आप देखिएगा 2009 2009 में पहली मेंबरशिप कराई जाती है, संगठन के चुनाव कराए जाते हैं। उस समय मतलब कि कई विश्वविद्यालयों में कॉलेज लेवल पे यूनिट्स बनाई जाती हैं। अगर इस चीज़ को ये जारी रखते, और जो आपको बूथ लेवल के कार्यकर्ता को भी उतना ही समझना पड़ेगा अपने कार्यकर्ता की रिपोर्टिंग को, जितना आप राष्ट्रीय लीडरशिप को महत्व देते हैं। और लीडरशिप यहाँ किसी ऐसे परिवार या ताकतवर व्यक्ति समूह से नहीं प्रभावित होनी चाहिए, आपको समाज के हर वर्ग को देखना पड़ेगा। और ये नहीं कि उस वर्ग का सबसे मजबूत, अगर उस वर्ग का कमजोर भी कार्यकर्ता है तो आपको उसको भी देखना पड़ेगा, आपको उनसे भी मिलना पड़ेगा, उनके लिए सुलभ बनना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। अगर आपका कार्यकर्ता मजबूत होगा, उसको लगेगा कि उसकी बातों को सम्मान मिल रहा है, तो वो हमेशा आपका बना रहेगा। नहीं तो जो कार्यकर्ता भी इस चुनाव में तो आपका है, लेकिन उसको वो सम्मान आपकी पार्टी में आपके शीर्ष नेताओं द्वारा नहीं मिला, तो वो कार्यकर्ता आपकी पार्टी को छोड़ के किसी और के साथ शामिल हो जाता मतलब है। ये देखा जाए कि बूथ लेवल पे जमीनी स्तर पे कांग्रेस को काम करना होगा, और जो उसमें नेता है उनको, है ना, उनको सम्मान देना पड़ेगा, जो वरिष्ठ नेता है उनका सम्मान देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब जो है, अगर ये सब काम होते हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं फिर से उभरता हुआ नजर आएगा। हाँ, जैसे जहां भी आप चुनाव हो रहे हैं, आप वहां के स्थानीय मुद्दों की बात करोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। अब आप वहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे उठाइएगा तो इन सब चीजों से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको समझ में नहीं आती हैं चीजें। जनता को अपने रोजी रोजगार के मुद्दे समझ में आते हैं, जनता को स्थानीय मुद्दे समझ में आते हैं। अगर आप उन मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब जैसे राहुल गांधी जी बिहार में बहुत जगह सभाएं की, भाषण दिया, एसआईआर पे बात की, वोट चोरी पे बात की, जनता को ये सब चीजें नहीं समझ में आती हैं। जनता से उन चीजों पे बात करो जो जनता को समझ में आती हैं। सही है। तो कहीं ना कहीं अगर उन मुद्दों पे बात की जाती, उसी अनुरूप अगर आपको अपनी पार्टी से टिकट बांटा जाता, और मुझे लगता है कि पार्टी स्तर पे भी कांग्रेस को सर्वे कराने की जरूरत है कि आप किसी व्यक्ति के कद की वजह से उसे टिकट देने के बजाय, अगर आपकी पार्टी में कुछ और लोग भी किसी चुनाव क्षेत्र से, निर्वाचन क्षेत्र से टिकट चाह रहे हैं, तो पार्टी स्तर पे अगर आप सरकार में आना चाहते हो, ठीक है, तो आपको इन पे भी काम करना पड़ेगा, अपने कैंडिडेट पे भी सर्वे कराना पड़ेगा, और ईमानदारी से सर्वे करा के ईमानदारी से टिकट बांटी जाए। चलिए, आप, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी सर। आपने बताया कि कैसे कांग्रेस का डाउनफॉल हो रहा है और कैसे किन किन मुद्दे को अगर ध्यान में रखा जाए तो कांग्रेस जो है वो फिर से अच्छा, अपलिफ्ट मैं कर एक बात सकती और है। आपको अच्छा जी। बताऊंगा कि जैसे कांग्रेस में अगर आप बात करें, तो अगर गांधी परिवार से ही बात करें, ठीक है, प्रियंका गांधी की स्वीकृति राहुल गांधी की अपेक्षा ज्यादा है। अच्छा।
प्रियंका गांधी की स्वीकृति राहुल गांधी की अपेक्षा ज़्यादा ज़्यादा है। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग हो सकता है कि आपके आसपास हों खुश करने के लिए, नहीं राहुल जी, नहीं राहुल जी, तो आपको इस पे भी सोचना पड़ेगा, और नहीं तो एक टाइम के लिए आप बदल के देख लीजिए, एक चांस लीजिए। अच्छा, मतलब टीम लीडिंग का काम जो है वो हाँ, प्रियंका गांधी अगर को दिया आपको जाएगा। लगता है कि आपकी वजह से आप नेतृत्व बार बार क्षमता की कमी। पार्टी को नुकसान हो रहा है, तो आप किसी और को फ्रंट पे लीड कर, आप संगठन को मजबूत करना है, स्वयं को नहीं। और अगर आप संगठन को मजबूत करेंगे तो स्वयं भी मजबूत हो जाएंगे, और स्वयं को मजबूत करने के चक्कर में आप संगठन को कमजोर कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस बहुमूल्य विश्लेषण के लिए। तो आपके पास जो भी कमेंट है, जो भी प्रश्न है, वो कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में करें, और उसको हम लोग अगले वीडियोस में उसको लेने का काम करेंगे, उस पर भी हम लोग इस पर विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।